आई थिंक 14th-15th एपिसोड के बाद जाके समरा का कैरेक्टर जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। और आप अगर 2.5 से 3 महीने तक छोटी स्क्रीन पे हैं और हर रोज़ वो एक इतनी बड़ी करोड़ों की आवाम तक ड्रामा पहुंच रहा है, आई थिंक कहानी को ड्रैग नहीं होना चाहिए। सो बोथ द डायरेक्टर एंड द राइटर एंड द चैनल इनफैक्ट जियो, आई थिंक वो उन्होंने कुछ सही सोचा होगा जो उसको राइट टाइम पे एंड कर दिया। मैंने हमेशा से कॉकअप बहुत चैलेंजिंग और ओवर एम्पावरिंग और डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स किए। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी भी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं किया जो एट लेंथ मासेस के साथ कनेक्ट करे, जिसको हम कहते हैं शायद एक फार्मूला ड्रामा, जिसका यूनिवर्सल थीम बहुत सारी औरतों के साथ जो है वो रिलेट कर सके। ये जो डोमेस्टिक अब्यूज़ का टॉपिक है वो हर घर में आपको नज़र आता है। जो वायलेंस अगेंस्ट वुमन है वो हर जगह आपको देखने को जो है मिलता है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। इस पे एट लेंथ हम टीवी पे भी बात करते हैं। सो टू कनेक्ट विद एवरी वुमन इन एवरी हाउस होल्ड, मुझे लगा क़यामत से बेहतर कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हाय, आई थिंक एहसन, आई स्टार्टेड माई करियर ऑफ विद एहसन। जब मैं अपने फिल्म से मैंने ग्रेजुएट किया तो मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म हम के लिए एहसन के साथ की। और वन ऑफ द रीज़न्स, 3-4 रीज़न होते हैं एक एक्टर के पास जब वो एक ड्रामा सेलेक्ट करने जाए। एक तो सबसे पहला अच्छी कहानी, फिर चैनल कौन सा है, डायरेक्टर कौन सा है, और उसके बाद कि आपकी कास्ट क्या है। तो व्हेन आई हर्ड एहसन इज़ प्लेइंग माय हस्बैंड, I thought it's going to be fireworks, and I think it's one of the reasons why I said yes, because I knew कि इसमें वो जो एक बड़ी crackling fiery chemistry है, दोनों बड़े diverse किरदार हैं। एक जो बहुत थोड़ा बिगड़ा हुआ और एक पावरफुल फैमिली से आता है, बदतमीज़ इंसान है, और एक लड़की जो कि बहुत नाइव है, एजुकेटेड है पर वीक भी है इवेंचुअली। तो आई थॉट वो कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। बाकी एवरीबडी, आई थिंक नीलम वॉज प्लेइंग माई सिस्टर, इट वॉज ग्रेट वर्किंग विद हर। हारून शाहिद, मेरा ऑन स्क्रीन उनके साथ इतना ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन मुझे गानों का बहुत शौक़ है। तो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू लिसन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम हारून। देन सबा फैसल जी, शब्बीर जान, नूरुल हसन, प्लेजर वर्किंग विद ऑल ऑफ दैम। एक अच्छे एक्टर को आई थिंक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस, जब आपको धक्का देना है या जब आपको पीछे बालों से पकड़ना है तो तब तो आप फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको मुंह नोचना है तो हम अपने मुंह का ही खाते हैं। एक्टर पॉपुलर ही अपनी शक्ल की वजह से होता है। ही न्यू कि कहाँ पे एक्चुअल में वो उसको ज़्यादा स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए वो फोर्स देना ज़रूरी है, और कहाँ ही जस्ट हैज़ टू माइम एंड आई हैव टू गिव अ मोर स्ट्रॉन्गर रिएक्शन। तो आई थिंक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग, ये बड़े एक तरह से मैं कह सकती हूँ एक्शन ओरिएंटेड और बड़े स्टंट ड्रिवन सीन्स थे, जहाँ पे मैं गिर भी रही हूँ, टेबल के साथ भी बज रही हूँ, बाल भी वो खींच रहे। तो ये बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है अगर आप जिस एक्टर के साथ ऑन स्क्रीन परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। इफ़ ही इज़ टचिंग यू इन अ सर्टन वे, at the end of the day he is not Ehsan and I'm not Amar, we are those characters. So if you're not able to do justice to that, I think the whole narrative goes waste. उसका बिल्कुल वे आउट भी दिखाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक फार्मूला ड्रामा होता है जिसमें एक शोर शॉट जो लार्जर ऑडियंस से कनेक्ट करे, जब उस तरह की थीम को आप केटर करते हैं तो उसकी सक्सेस और उसके हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये सिर्फ ड्रामा में नहीं होता, ये फिल्म में भी होता है। मतलब एक जो जैसे सलमान खान की फ़िल्म है, आपको पता है उसमें नाच गाना भी होगा, उसमें एक्शन भी होगा, उसमें कॉमेडी भी होगी, उसमें ट्रेजेडी रोमांस भी होगा, तो आपको पता है ये हिट होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई बहुत एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होगा तो शायद उसकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं होगी। रीचेबिलिटी की बात है। प्रोड्यूसर हमेशा उस ड्रामे के साथ जाता है जो ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके, जो ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम हो। मैंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि डोमेस्टिक अब्यूज़ इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक। हम इसको क्या रिडिक्यूल कर रहे हैं ये कह के कि ये नहीं दिखाना चाहिए। क्यों नहीं दिखाना चाहिए? हर चीज़ दिखानी चाहिए। कोई सेंसरशिप, कोई डिक्टेशन नहीं होनी चाहिए कंटेंट को लेके कि किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का नहीं। तो हाँ, और कंटेंट जो थोड़ा ज़रा ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, जो ज़्यादा मैच्योर है, उसे भी बनना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, सो व्हाई नॉट, इन्हें भी दिखाना चाहिए। जब हम एज एन ऑडियंस, जब मैं एज एन ऑडियंस कोई भी कहानी देखती थी, लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट द ड्रामा, तो वो पूरी कहानी सुनने के बाद
उसमें से इंस्पायरिंग और मॉरल ऑफ द स्टोरी ही निकालती थी। अब वो मेरे पे डिपेंड करता है कि क्या मैंने उसमें से गलत चीज़ पकड़नी है जो कि आपकी आप ब्रिंगिंग में ही नहीं है कि आप नेगेटिविटी की तरफ जाओ, या आपको पॉजिटिव चीज़ पकड़नी है। जब आप ये कहते हैं कि हम कोई नेगेटिव चीज़ दिखाएंगे तो आवाम उससे इंस्पायर हो जाएगी और वही करेगी, तो क्या आप आवाम को अंडरमाइन कर रहे हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? क्या उनकी तरबियत, उनकी एजुकेशन, उनकी ह्यूमैनिटी आपको लगता है बिल्कुल नहीं है उनके अंदर, और वो इतने स्टूपिड हैं कि वो अगर किसी को गोली चलाता हुआ देखेंगे तो कोई जाके कहेगा आज तो मैंने भी गोली चलानी है? ऐसा नहीं होता। कहानियाँ इंस्पायरिंग ही होती हैं। हम जब अपने रिलीजन में भी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनते थे ना, कि हमारे प्रॉफिट एक गली से गुजरते थे तो एक औरत उन पे कचरा फेंकती थी, एक दिन उसने नहीं कचरा फेंका तो उससे मिलने गए, उसकी तीमारदारी की, उससे पूछा कि वो कैसी है। तो हमने इसमें से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि आपको अच्छा इंसान बनते रहना है, अच्छे इंसानों पे ही प्रॉब्लम्स और क़यामतें आती हैं। सो सिमिलरली अगर हम कुछ गलत दिखा भी रहे हैं तो ऑडियंस को, मुझे लगता है, हमें डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं कि अच्छा चीज़ पकड़ें, इंस्पायर हों और बुरी चीज़ नहीं पकड़ें, और ये उनका काम आता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वी थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने सेंसिटिव और इतने कंट्रोवर्शियल डिबेट्स हैं कि इसमें कोई जो भी पर्सपेक्टिव और बातें जितनी मर्जी कर ले, कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट लगता है इसको इन टोटलिटी देखना। कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो मीटू हो, चाहे वो औरत मार्च हो, अगर आज बुनियादी तौर पे हम अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, या दुनिया के किसी कोने में भी अगर कुछ गलत हो रहा है और हम उसे एड्रेस कर रहे हैं विद आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये हमारा राइट है। हमें इसको कर्ब नहीं करना, हमें इन मूवमेंट्स पे बैन नहीं लगाना, हमें कंस्ट्रक्टिवली माशरे में इन सब मूवमेंट से सुधार किस तरह आ सकता है, हो सकता है वो सुधार आने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इंशाल्लाह अगर आपकी नीयतें और आपके ऑब्जेक्टिव्स अगर स्ट्रॉन्ग हों तो वो चेंज ज़रूर आता है। टाइम लग सकता है चेंज लाने में, लेकिन अगर ये हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई रीज़न होगा। डेफिनेटली क्राइसिस हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो अब एड्रेस ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में की जा रही है। फॉर इंस्टेंस अगर डोमेस्टिक अब्यूज़ जो औरतों पे होता है उसके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट बाहर के मुल्क में चली, आई एम अनबीटेबल के नाम से, जो कि द मोस्ट पावरफुल मूवमेंट है, अगर वो चल रही है तो उसका मकसद है इस तरह के वायलेंस को रोकना, और अगर वो यहाँ इस मुल्क में भी स्टार्ट हो, व्हाट बेटर देन दैट। मैं बस उसे इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि अगर 500 कमेंट्स आए हैं, उनमें से 490 अगर बहुत अच्छे हैं और 10 बुरे भी हैं, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप उन 490 को अहमियत दें और होल हार्टेडली उनका एक वार्म वेलकम करें, ना कि 10 को लेके बैठ जाएं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट टू इग्नोर। आगे एक तो फिल्म हमारी कंप्लीट बनी पड़ी है, दम मस्तम, एंड वी आर वेटिंग कि इंशाल्लाह जैसे ही ये कोविड के हालात कुछ बेहतर हो जाएं, जो कि अब हो रहे हैं, कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, सिनेमास भी आगे खुलेंगे, तो जल्द से जल्द छोटी स्क्रीन पे तो आपने मुझे देखा और हमेशा बहुत ज़्यादा एजुलेट किया। I really hope inshallah now that we are gearing up for the big screen release, so you will be giving an equally warm welcome inshallah. Thank you so much. Thank you.